लम्हे चल रहे हैं, अब उन्हें हम बात कहते हैं और गुजरे हुए समय को हम इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है, यानी कि ईसा मसीह के पैदा होने से भी 1500 साल पहले हमारे यहाँ वेद लिखे जा चुके थे। भारत में जो मान लीजिए कि एक अमेरिकन व्यक्ति है, वो पाकिस्तान में घूमने आ रहा है, तो आज के व्यक्ति तो ज्यादा तो किताब लिखते नहीं है, फेसबुक पर ही लिख देते हैं। तो अमेरिकन व्यक्ति पाकिस्तान में घूमने आया और घूम करके वहां पर देखा कि यहाँ पर तो हर घर में गधे पाए जाते हैं। उसने फेसबुक पर लिखा कि जो पाकिस्तान देश है वहां पर घोड़ों से ज्यादा गधों की जनसंख्या है और हर घर में गधे पाले जाते हैं, हर घर में गधे ही गधे हैं। सही तो होता है, लेकिन अब लेखों पर भी आप देखिए, अब राजा इस समय है, माना कि मोदी जी इस समय प्रधानमंत्री हैं, इन्हें कुछ लिखवाना है, तो ये क्या होगा, अपने तारीख में कुछ बढ़ा चढ़ा करके लिखवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि हम भारतीय इतिहास को कैसे समझें और कैसे हम आसान भाषा में इतिहास को जान पाए। कि जो भारतीय इतिहास है, चाहे वो प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो या आधुनिक भारत हो, किस प्रकार से इतिहासकारों ने इसे वर्गीकृत किया और इसे हम आसान तरीके से समझें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि इतिहासकार जो थे भारतीय, उन्होंने इतिहास को कितने भागों में वर्गीकृत किया। तो इतिहासकारों ने मुख्यतः भारतीय इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया। एक बनाया उन्होंने प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास, एक आधुनिक इतिहास। मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तीन भाग है भारतीय इतिहास के। कितने भाग है? 3 भाग है। एक है प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। और इसके बाद भी कई उपभाग बनाए गए हैं भारतीय इतिहास के। जैसे अगर आप प्राचीन इतिहास में देखेंगे तो उसमें भी कई भाग हैं। आदि ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, वैदिक काल, सिंधु सभ्यता कालीन जो समय है वो, फिर मध्यकालीन में देखेंगे तो सैयद वंश, मुगल वंश, ऐसे कई कई वर्गों में विभाजित किया गया सारे इतिहास को। आधुनिक इतिहास में आप देखेंगे तो गांधी युगीन भारत, फिर क्या नाम है, गांधी जी के जो पहले का भारत था, किस प्रकार से अंग्रेज भारत में आए, किस प्रकार से उन्होंने शासन करना शुरू किया, भारतीयों ने किस प्रकार से स्वतंत्रता के लिए बिगुल बजाया और स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े। तो ये सब बातें कई वर्गों में विभाजित करके इतिहास में बताया जाता है ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए। इसके बाद आप देखेंगे कि जो साक्ष्य, क्योंकि आप ना हम उस समय जिंदा थे, ना आप जिंदा थे, ना कोई इतिहासकार जिंदा था जब ये सब बातें हुई थी। मान लेते हैं चलो आधुनिक भारत में अंग्रेजों के समय के कई लोग तो अभी जिंदा है, लेकिन जो आज मानव का काल था तो क्या उस समय कोई जिंदा था? नहीं जिंदा था। तो आखिर इतिहासकारों को कैसे पता चला कि आज मानव किस प्रकार से जीते थे? सोचिए, आज से 40,000 साल पहले, 20,000 साल पहले जो बात हुई है वो आज इतिहासकारों ने किस प्रकार से लिखा, किस साक्ष्य के आधार पर लिखा, किस सबूत के आधार कि क्या क्या हुआ था उस समय, कैसे आज मानव ने आग की खोज की, कैसे क्या किया, या वैदिक सभ्यता में कैसे कब ऋग्वेद लिखा गया, कब अथर्ववेद लिखा गया, या सिंधु सभ्यता में किसकी पूजा होती थी, ये सब बातें इन्हें कैसे पता चली। तो इसके लिए जो इतिहासकार हैं वो 3 प्रकार के भारतीय इतिहास में साक्ष्य लिए जाते हैं। वैसे पूरी दुनिया में साक्ष्य ये सब लिए जाते होंगे, लेकिन जो भारतीय इतिहास है वहां मुख्यतः 3 साक्ष्य लिए जाते हैं। एक है साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा है विदेशी यात्रियों के द्वारा जो आते हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण, और तीसरा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब इसमें भी आप देखेंगे जो साहित्यिक साक्ष्य है इसमें भी 2 प्रकार के हैं। एक है धार्मिक साहित्य, एक है लौकिक साहित्य। अब ये ऐसा नहीं कि केवल
प्राचीन भारत के साक्ष्यों को जानने के लिए ये सब साक्ष्य लिए गए हैं, बल्कि मध्यकालीन भारत जो है उसे भी जानने के लिए, आधुनिक भारत को भी जानने के लिए ये सब साक्ष्य लिए जाते हैं। जो इतिहासकार इस सब साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को लिखता है। क्योंकि आप देखेंगे जब मध्यकालीन भारत के अगर हम इतिहास की बात करें तो अब अकबर के समय की अगर बात हो रही है तो अकबर के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे, या फिर अकबर के राज्य का कोई व्यक्ति अगर कोई किताब लिखा होता है तो उसके आधार पर इतिहासकार बताते हैं कि जो अकबरकालीन शासन था उसकी क्या व्यवस्था थी, वहां के लोग कैसे रहते थे। ऐसे ही अगर आधुनिक भारत की हम बात करें तो अंग्रेजों के खिलाफ जो लोगों ने लिखे थे या अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार किए गए थे उसके लिए जो लोगों ने अपनी किताबों को लिखा था। अब धार्मिक साहित्य क्या है? तो नाम से पता चल रहा है कि जो धर्म से संबंधित ग्रंथ हो उनके द्वारा जो हमें इतिहास से संबंधित ज्ञान प्राप्त हो तो वो कहलाता है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में अगर आप प्राचीन भारत को देखें तो वहां पर इसके दो भाग हैं, एक है ब्राह्मण ग्रंथ, एक है ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत इन सबको शामिल किया गया है। और जो ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ हैं उसके अंतर्गत शामिल किया है जैन एवं जो बौद्ध परंपरा से संबंधित ग्रंथ हैं उनको। अब ये लौकिक साहित्य क्या है? लौकिक साहित्य का मतलब है कि ऐसी रचनाएं जो धर्म से संबंधित नहीं है लेकिन इन रचनाओं से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिल रही है, तो इतिहासकारों ने इन्हें भी शामिल किया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे प्राचीन भारत में तो जो चाणक्य थे उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, तो उससे हमें शासन के बारे में, जो मौर्यकालीन शासन है उसके बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, तो इन्होंने जब लिखा अर्थशास्त्र तो वहां पर मौर्यकालीन शासन के बारे में भी इन्होंने समझाया, जिससे इतिहासकारों को ये जानकारी मिलती है कि जो मौर्यकालीन शासन था वो किस प्रकार से चलता था, वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और लोगों का जीवन था वो किस प्रकार का। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से साहित्यिक साक्ष्य के अतिरिक्त विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें जानकारी मिलती है कि हमारा इतिहास कैसा था, हमारे जो प्राचीन भारत था या मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत था, यहाँ के लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, किस प्रकार से भारतीय सभ्यता पुराने समय में जीवित थी, किस प्रकार से भारत एक सोने की चिड़िया था। ये सब बातों को हम किस प्रकार से जानते हैं, चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। मान लीजिए कि एक अमेरिकन व्यक्ति है, वो पाकिस्तान में घूमने आ रहा है। तो आज के व्यक्ति तो ज्यादातर किताब लिखते नहीं है, फेसबुक पर ही लिख देते हैं। तो अमेरिकन व्यक्ति पाकिस्तान में घूमने आया और घूम करके वहां पर देखा कि यहाँ पर तो हर घर में गधे पाए जाते हैं। उसने फेसबुक पर लिखा कि जो पाकिस्तान देश है वहां पर घोड़ों से ज्यादा गधों की जनसंख्या है और हर घर में गधे पाले जाते हैं, हर घर में गधे ही गधे हैं। तो इससे क्या हुआ कि अमेरिकन को भी ये जानकारी प्राप्त हो गई कि यहाँ पाकिस्तान में गधे पाए जाते हैं। उससे उसके फेसबुक पर जुड़े जितने लोग हैं, चाहे भारतीय हो, अमेरिकन हो, अंग्रेज हो, सबको इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि पाकिस्तान में गधे हैं, घोड़ों से ज्यादा गधे पाए जाते हैं। और आने वाले समय मान लीजिए इतिहास में पाकिस्तान एक दिन खत्म हो गया, तो जो आने वाली वंशजें होंगी अमेरिकन की, वो जब उसका प्रोफाइल चेक करेंगे, प्रोफाइल देखेंगे, तो उन्हें इस बात से पता चलेगा कि किस प्रकार से एक देश हुआ करता था जो पाकिस्तान नाम का था और वहां पर गधे पाए जाते थे। तो ये जानकारी एक इतिहास में, यानी कि एक विदेश जब किसी देश में घूमने आता है तो किस प्रकार से वहां के बारे में जो लिखता है कि यहाँ की हालत क्या है, यहाँ की व्यवस्था क्या है, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, यहाँ के लोग कैसे जीते हैं, तो ये आने वाले समय में लोगों को जानकारियां प्रदान करती है। भारत में ही आप देखेंगे, प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो, आधुनिक भारत हो, तो यहाँ पर प्राचीन भारत में क्या हुआ, रोमन लोग आए, फिर चाइनीज जो लोग थे वो लोग आए, और भारत में जब वो आए तो भारत में आकर के उन्होंने भारत की समृद्धि के बारे में, भारत के वैभव के बारे में किस प्रकार से बताया कि भारत एक सोने की चिड़िया है, इसके बारे में पूरी दुनिया को जानकारी दी। और जब नए इतिहासकार इस चीजों को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कितना समृद्ध देश था भारत और किस प्रकार से यहाँ के लोग अपना जीवन यापन करते थे। और वहीं पे मध्यकालीन भारत में आप देखें तो जब अरब के शासक भारत पर शासन करने के लिए आए तो उनके साथ बहुत सारे लेखक आए जो भारत के इतिहास को लिखा उन्होंने। तो इस प्रकार से विदेशी यात्री या विदेशी व्यक्ति जब किसी दूसरे देश में जाता है तो वहां की सभ्यता, वहां के इतिहास को जब वो लिखता है तो आने वाले समय में आने वाले लोगों को वो किस प्रकार से जानकारी प्राप्त कराती है, विदेशी यात्रियों के विवरण से हमारे इतिहास में पता चलता है। और ये तीसरा जो है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य,
ये सबसे जरूरी साक्ष्य है हमारे इतिहास को जानने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य का मतलब होता है जो खुदाई में निकले। अब कहीं पे खुदाई हुई, वहां पे स्मारक निकला, कुछ मुद्राएं निकली, अब लेख निकले, तो इससे पता चलता है कि यहाँ का इतिहास कैसा था। अब वहां पर मुद्रा निकल रही है तो सोने की निकल रही है, चांदी की निकल रही है, लोहे की निकल रही है, कांसे की निकल रही है, तो इससे वहां के समाज का मालूम चलता है कि कैसा अस्तित्व था, कैसे वहां के लोग रहते थे। अब लेख मिलते हैं तो अब लेखों पर कुछ ना कुछ लिखा होता है, तो उन चीजों से पता चलता है कि हाँ किस शासक का कितने सालों तक शासन चला या शासक कैसा था, ये सब चीजें हमें पता चलती है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है वो पुरातत्व संबंधी और सबसे ये जो माना जाता है प्रामाणिक साक्ष्य भी होता है। इसके अतिरिक्त अब देखिए इन दोनों में कमियां क्या है। अगर हम देखें विदेशी यात्रियों के विवरण या साहित्यिक साक्ष्य में, तो इन दोनों में ये कमियां हैं कि विदेशी यात्री अब किसी देश में आए, अब किसी देश के दुश्मन है। अब चाइनीज लोग अगर इस समय भारत के दुश्मन हैं, वो भारत में आएंगे तो भारत के बारे में अच्छा नहीं लिखेंगे, वो भारत की बुराई के बारे में लिखेंगे, और लोगों को उससे क्या पता चलेगा, भारत की बुराई का इतिहास पता चलेगा कि यहाँ अच्छे लोग भी रहते हैं, तो यहाँ के लिए वो गलत गलत चीजें लिखेंगे कि यहाँ का समाज खराब है, यहाँ के लोग ऐसे हैं, तो इससे लोगों पर गलत प्रभाव जाएगा। तो हो सकता है उस समय जो आए हो, अब उस समय पता नहीं दुश्मनी थी कि दोस्ती, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि विदेशी यात्रियों के जो विवरण है वो 100% एकदम सही है। अगर हम बात करें अब साहित्यिक साक्ष्य की, तो आप देखते होंगे जो साहित्य है उसमें बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है। अगर कोई भी आप काव्य देख ले, खासकर काव्य, तो उसमें अलंकार की वजह से क्या होता है, इतनी सी बात रहती है तो उसे इतना बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि लगता है कि हाँ कितना अच्छा है। तो इसलिए हम ये मान नहीं सकते हैं। धार्मिक साहित्य है, लौकिक साहित्य है, तो धार्मिक साहित्य में भी यही होता है कि महिमा को कुछ ज्यादा ही बड़ा करके बताया जाता है। तो इसलिए अगर हम साहित्यिक साक्ष्य को देखें और ये देखें विदेशी यात्रियों के विवरण देखें, तो ये दोनों सही भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पूरे पूरे इसके 100% चांस नहीं है। लेकिन पुरातत्व संबंधी साक्ष्य भी ज्यादातर सही हो सकता है और एकदम पूरा नहीं, क्योंकि आप देखेंगे जो अभिलेख होता है, अभिलेख सही तो होता है, लेकिन अभिलेखों पर भी आप देखिए, अब राजा इस समय है, माना कि मोदी जी इस समय प्रधानमंत्री हैं, इन्हें कुछ लिखवाना है, तो ये क्या होगा, अपने तारीख में कुछ बढ़ा चढ़ा करके लिखवाएंगे। तो इसी प्रकार के आप सोच लीजिए उस समय जो शासक थे, उन्हें अगर कोई बात कहनी होती थी, कुछ अभिलेखों के माध्यम से जनता को बताना होता था, तो उसमें अपनी महिमा का कुछ ज्यादा ही वर्णन वो लोग करते रहे होंगे, क्योंकि जो मानव की आदत है कि वो अपने बारे में अच्छाइयों को लिखता है, बुराइयों को नहीं दिखाता है। तो इसी प्रकार से जो साक्ष्य होंगे उसमें जो अभिलेख होंगे, तो अभिलेखों में जो लिखे जाते रहे होंगे उसमें कुछ ना कुछ राजा महाराजा अपने बारे में ज्यादा। ये जो प्राचीन इतिहास है ना, इसका समय काल बहुत विस्तृत है, क्योंकि आप देखेंगे आदि काल से लेकर के, यानी कि आदि मानव के जन्म से लेकर के पूरा जो अरब के द्वारा भारत पर आए थे शासन करने मुस्लिम शासक, वहां तक का जो पूरा समय काल है वो प्राचीन भारत के अंतर्गत आता है। लेकिन प्राचीन भारत को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 भाग में पहला भाग है, चलिए हम यहाँ पर बताते हैं आपको 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक। दूसरा है आदि ऐतिहासिक, आदि कौन सा है? आदि ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। सबके पीछे काल लगा लीजिए, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और काल। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये 3 है। अब प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक काल का मतलब है इतिहास का वह समय जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी कि आदि मानव का जो समय रहा होगा, जब भाषा का विकास नहीं हुआ रहा होगा, लिपि का विकास नहीं हुआ रहा होगा, केवल क्या होता था, ये लोग शिकार करते थे, खाते पीते थे, सो जाते थे, तो वो वाला जो समय था, यानी कि ना कोई भाषा थी इनकी, ना कोई बोलने वाली शब्द थे कि हाँ ये बोल करके, केवल इशारों में बातें होती थी, वो वाला जो समय है वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इसके बाद आया आदि ऐतिहासिक काल। इसमें भाषा का तो उदय हो गया, लेकिन जो भाषा थी वो सांकेतिक भाषा थी। ऐसे ऐसे संकेत हैं कि आज तक उन्हें पढ़े ही नहीं जा पाए हैं। ये भाषा जो बनी थी आदि ऐतिहासिक काल में, वो आज की सारी भाषाओं से भिन्न है। उस भाषा को आज तक के वैज्ञानिक पढ़ नहीं पाए। तो वो वाला जो समय वो क्या कहलाएगा? आदि ऐतिहासिक काल। इसके बाद क्या है? ऐतिहासिक काल।
यहाँ से शुरू होता है असली इतिहास, ऐतिहासिक काल। यहाँ से आज तक का जो समय है कि ऐसी भाषाएं जो हम पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं, वहां से शुरू होता है ऐतिहासिक काल। आज ऐतिहासिक काल में अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक काल में ही है, क्योंकि वहां पर जो लिपियां मिली हैं, जो लिखित चीजें मिली हैं, वो अभी तक पढ़ी नहीं जा पाई है, कोई उसे पढ़ नहीं पाया है। वैदिक सभ्यता जो है वो ऐतिहासिक काल में आती है। और ये जो आदि ऐतिहासिक काल है ना, सिंधु सभ्यता वाला, ये बहुत विकसित हो चुका था। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल के बाद भाषाएं बनी, विकास हुआ, घर बन गए, सड़कें बन गई, यहाँ तक कि यहाँ स्विमिंग पूल भी बना था, यानी कि स्नानागार भी बना था सिंधु सभ्यता के अंतर्गत। तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में आता है। आदि ऐतिहासिक काल वो समय जहां सिविलाइजेशन पूरा हो गया था, जो मानव सभ्यता थी वो विकास की तरफ एकदम अग्रसित थी। यहाँ तक कि यहाँ पे पूजा भी की जाती थी, खेती भी की जाती थी, यहाँ के लोग अच्छे से जीवन यापन करते थे, घर बनाते थे, सड़कें होती थी, ये लोग अच्छे से मतलब पूरा एकदम लग रहा था कि हाँ यहीं से सभ्यता पूरी शुरू हो गई थी। इसके बाद का जो समय है ऐतिहासिक काल, इसमें आता है वैदिक सभ्यता। आप मान लीजिए कि वैदिक सभ्यता ही वो समय थी जहां से फिलॉसफी, कल्चर सब कुछ एकदम विकास हो गया था, विकसित हो गए थे। यहाँ से दार्शनिक विचार आए, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत सब कुछ इसी ऐतिहासिक काल में रचा गया। इस ऐतिहासिक काल का जो समय है, इतना विद्वान इस काल के व्यक्ति थे कि उन्होंने उपनिषद लिखे, वेद लिखे, इतनी सारी रचनाएं की जो आज भी हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ सच में कितने महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कितने बुद्धिमान लोग रहे होंगे इस सभ्यता। ये जो ऐतिहासिक काल का समय है ना, वैदिक सभ्यता वाला काल, वो इतना विकसित समय था कि पूरे वेद, यजुर्वेद, चाहे कोई भी वेद हो, पुराण हो, रचनाएं हैं, सब कुछ इसी काल में लिखी गई थी। बहुत विकसित काल था। इसके बाद से वो आज मानव वाला समझिए समय चला ही गया, पूरा एकदम मानव सभ्यता बदल गई। इसके जो समय काल माना जाता है, शुरुआत मानी जाती है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। यानी कि ईसा मसीह के पैदा होने से भी 1500 साल पहले हमारे यहाँ वेद लिखे जा चुके थे। भारत की जो कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो पुरानी फिलॉसफी है, वो अंग्रेजों से और पश्चिमी देशों से बहुत आगे है। वहां के जो आप थेल्स को देखेंगे, जो पहले दार्शनिक माने जाते हैं पश्चिमी देशों के, ग्रीक दार्शनिक थे थेल्स, जिन्होंने बताया था कि हाँ ये क्यों चिपक जाते हैं, जो समान आवेश के होते हैं, या आवेश वाला जो थ्योरी दिए थे थेल्स, वो पश्चिमी दार्शनिक थे। वो 600 साल ईसा पूर्व के ऐसे आसपास में आए थे, और उनके भी समझिए 1000 साल पहले जो भारतीय सभ्यता थी उसमें महेश कनाद, जिन्होंने परमाणु की बात की थी, और कई सारे ऐसे ऋषि सन्यासी जो वेद, उपनिषद, पुराण लिख के चले गए थे। यानी कि जो वैदिक काल है, ये हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के, अभी तो भारत के नहीं, पूरी दुनिया को जो बदलने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कोई काल दिया होगा तो वैदिक काल ने दिया होगा। कि पूरा जो वैदिक काल था उसमें फिलॉसफी की एकदम पूरा तहलका मच गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो प्रागैतिहासिक काल है, आदि मानव वाला काल, इसमें आग की खोज हो गई थी, पहिए की खोज हो गई थी, खेती करना भी लोग जान गए थे। फिर जब यहाँ पे आए इस काल में, तो यहाँ पर धीरे धीरे ये बसना भी शुरू कर दिए, समाज बनाना भी शुरू कर दिए, समाज में रहने लगे, वहां पे शासक होने लगे, घर बनाने लगे, सड़कें बनने लगी, यानी कि सब काम ये कर चुके थे। तो ये जब आया ऐतिहासिक काल, वैदिक काल, तो वैदिक काल में क्या था, खेती करना जानते थे, खेत में उपजाते थे, पूरा खेत समझिए बिगहा बिगहा पूरा इन्हीं का था, क्योंकि जनसंख्या कम थी, खेत ज्यादा था, खाते थे आराम से। तो उसके बाद इनका जो दिमाग है वो जागृत होने लगा, दिमाग जगने लगा। ये लोग अब इस तरफ ध्यान देने लगे कि आखिर हम हैं कौन, हम कौन है, हमारे अंदर आत्मा है, हम शरीर हैं, हम कौन हैं। तो यानी कि ये जो शरीर, जो व्यक्ति, जो आदिमानव पहले केवल शिकार करने, लोगों को मारने और दुश्मनी में अपना जीवन व्यतीत कर देते थे, और केवल अपने भूख को खत्म करने के लिए जीवों को मारने में लगे जाते थे। अब वो धीरे धीरे शाकाहारी होने लगे, क्योंकि उनके पास खेती होने लगी थी, और धीरे धीरे वो अब फिलॉसफी की दुनिया में बढ़ने लगे थे। धीरे धीरे वो सोचने लगे कि आखिर हमारा शरीर क्या है, हम कौन है, और परमात्मा क्या है। इन सब तरफ इनके ध्यान जाने लगा। ऐतिहासिक काल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये वैदिक काल है। वैदिक काल तो केवल शुरुआत है, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी थी।
ऐतिहासिक काल के शुरू होते ही पूरा एकदम जो मानव सभ्यता थी बदलने लगी। धीरे धीरे यहाँ पर वैदिक काल में क्या हुआ, यहाँ पे कई सारी रचनाएं हुई, ग्रंथ लिखे गए। इसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म आदि धर्म बनने लगे। यहाँ पर नए नए समुदाय बनने लगे, नए नए धर्म बनने लगे, शासक बनने लगे, एक बड़े बड़े क्षेत्रों पर लोग शासन करने लगे। जो प्राचीन इतिहास आप देखेंगे, चाहे मौर्य वंश हो, कुषाण वंश या फिर गुप्त वंश, ये सब जो शासन की जो पूरा समय काल है, ये सब प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ही आता है। यानी कि प्राचीन इतिहास बहुत एक समृद्ध इतिहास हम कह सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद धीरे धीरे शासक के बाद क्या हुआ, अरब से जब मुसलमान बन गए, मुसलमानों के बाद अरब से धीरे धीरे मुस्लिम शासक भारत की तरफ आने लगे, क्योंकि भारत एक बहुत विकसित देश था। यहाँ पर सोने की अपार खदानें थी, यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा था, तो वो लोग पैसे की लालच में धीरे धीरे अरब से भारत में हमला करने के लिए आने लगे और यहाँ पर शासन करने के लिए आक्रमण करने लगे। तो वो वहां से आए और यहाँ पर आकर के धीरे धीरे करते करते सिंध में घुसे, जो कि समय पाकिस्तान में है। उसके बाद धीरे धीरे भारत में आकर के यहाँ पर शासन करने लगे। तो जब अरब के लोग आए भारत में शासन करने लगे, धीरे धीरे मध्य एशिया के लोग आए भारत में शासन करने लगे, तो वहां से भारत का मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाता है। मध्यकालीन इतिहास अगर आप देखें तो ज्यादातर मुस्लिम शासक पूरे भारत पर कब्जा कर रखे थे। केवल एक दो साम्राज्य रहा होगा, जैसे विजयनगर साम्राज्य हो गया, या फिर हम कहते हैं शिवाजी का साम्राज्य था। तो दो तीन साम्राज्य ऐसे थे जहां पे हिंदुओं का प्रभुत्व था, नहीं तो पूरा भारत मुसलमानों से भर गया था। हर जगह मुस्लिम शासक शासन करने लगे थे। और अगर आप देखिए मुगल शासन, चाहे दिल्ली सल्तनत, रजिया सुल्तान, गौरी का शासन हो, महमूद गजनवी का शासन हो, लोधी वंश हो, सैयद वंश हो, कोई भी देखें तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद शुरू होता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत क्या है, अंग्रेज जैसे भारत में आए वहां से शुरू हो गया आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत के अंतर्गत आता है अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में धीरे धीरे आकर के पहले उन्होंने कंपनियां बनाई, फिर शासन करने लगे, यहाँ के लोगों पर अत्याचार करने लगे, और किस प्रकार के यहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता अपने आप को दिलाई और भारत को आजाद कराया, ये सब आधुनिक भारत के अंतर्गत आता है। इसमें आप ये देखेंगे जो इस समय चल रहा है, ये भी आधुनिक इतिहास में ही आता है। हमने जो पूरी बातचीत की अभी तक कि प्राचीन भारत से लेकर आदिमानव से लेकर अब तक का जो पूरा समय है भारतीय इतिहास में, वो किस प्रकार से, इसमें अगर आप देखें मध्यकालीन भारत में रोचक बात और है, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, ये भी मध्यकालीन भारत में ही हुआ था। ये सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन क्या है, भक्ति आंदोलन जो साउथ से चला था, भारत का जो साउथ है यानी कि दक्षिणवर्ती जो राज्य है वहां से चला था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भारत में मुस्लिमों का शासन हो गया था, मुस्लिम हिंदुओं को दबा रहे थे। तो यहाँ के जो संत थे वो धीरे धीरे खड़े हुए और कहे कि हम अपने हिंदू समाज को बचाएंगे, हिंदुओं को न्याय दिलाएंगे। तो इसलिए भक्ति आंदोलन चला, और भक्ति आंदोलन में भी दो शाखाएं हो गई थी। एक हो गया था रामकृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, एक कृष्ण भक्ति शाखा। और ये अगर आप देखिए हिंदी की किताबों में तो आपको पूरा मिल जाएगा। आपको हमने अभी तक जो बताया है वो इतिहास को केवल कैसे समझे हमने ये बताया। भारतीय इतिहास को हम समझेंगे कैसे, भारतीय इतिहास को हम जानेंगे कैसे, शुरुआत से लेकर अंतिम तक है क्या, प्रमुख बिंदु क्या है, हमने केवल इस पर चर्चा की है। और उसके बारे में एक एक चीज, मुगल वंश, सैयद वंश, सब कुछ हम बात करेंगे धीरे धीरे। और आपको क्या लगता है हमें किस चीज पर चर्चा करनी चाहिए, आप जरूर बताइए। और अगर आपको समझ में आया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।